आइए इस वीडियो को अवश्य ही देखिए, इसको छोड़ना नहीं है। अगर छोड़िएगा तो खुद ही छूट जाइएगा। इस परीक्षा के लिए जो 2026 में परीक्षा होगी, चाहे वह मैट्रिक की परीक्षा हो या इंटरमीडिएट की परीक्षा हो, इसमें अवश्य ही यह क्वेश्चन आएगा। मैं बेकाम का नहीं बना रहा हूं, यह आपके काम का है। इसलिए इसको बढ़िया से देखिए, समझिए, और समझ जाइएगा तो भूल नहीं पाइएगा। इसलिए पहले गौर से देखिए। यह नहीं कहना है कि वैसे सुन लेंगे हो जाएगा, लेकिन नहीं, गौर से देखना होगा। तो देखिए, पहले मैंने इस व्यंजन वर्ण के बारे में बताया था। क्या बताया था बाबू? कि क ख का जो उच्चारण होता है कंठ से होता है। क ख ग घ कुछ भी है इस लाइन का, सबका होगा कंठ से। च छ ज झ ये सब का उच्चारण किससे होगा? तालु से। ट ठ का उच्चारण किससे होगा? मूर्धा से। तो थ का उच्चारण किससे होगा? दांत से। प फ का उच्चारण किससे होगा? होठ से। इसी तरह से मैंने योर लव ताल समूर्धन स दंस ह सबके बारे में मैंने बताया है। यह उपयोगी नहीं है, ये नहीं पूछता है कि कहां से उच्चारण होता है, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है। दो ठो वर्णों के मिलने से यह सब बना है। तो दो ठो वर्ण के मिलने से बना है, तो दोनों वर्ण का उच्चारण जहां से होगा वहीं से इसका भी उच्चारण होगा। अब देखिए, यहां पर क्लियर बात है। यहां स्पर्श दृष्टिकोण से, अर्थात दो अंगों के स्पर्श करने, अर्थात टच करने से, छूने से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसको स्पर्श वर्ण कहा गया है। परीक्षा में पूछा जा सकता है, कुछ वर्ण दे देगा, क दे देगा, ताला स दे देगा, दो दे देगा, पूछेगा इसमें स्पर्श वर्ण कौन है, तो उसको चुनना होगा। आप नहीं जानेंगे तो यह चीज में आप चूक जाएंगे। इसलिए इसको देखिए गौर से, निश्चित ही आप जो है इस प्रश्न को बना लेंगे और बाहर निकलेंगे तो एकदम खुशी पूर्वक निकलेंगे। और नहीं समझेंगे तो वैसे जो है रोते हुए निकलेंगे, उदास होकर के निकलेंगे। देखिए, तो ये क ख जो है इसका उच्चारण हम कंठ से बताए, च छ का उच्चारण तालु से बताए, टो ठ का उच्चारण मूर्धा से बताए, तो थ का उच्चारण जो है दांत से बताए, प फ का उच्चारण होठ से बताए। अब बताइए, जो होठ से हो रहा है तो दोनों होठ का स्पर्श हो रहा है कि नहीं? स्पर्श होता है। दांत से होता है तो बोलते हैं दांत में जीभ सटता है कि नहीं सटता है। इस प्रकार से क ख से लेकर के प फ तक जितना वर्ण है सबका उच्चारण जो होता है वह अंग के स्पर्श से होता है। चाहे जीभ सटे, चाहे होठ सटे, चाहे जीभ मूर्धा में सटे, चाहे जीभ दांत में सटे, कहीं न कहीं सटने से, स्पर्श का होता है सटना, छूना, टच करना। इसको जब भी हम इसका उच्चारण करते हैं, इसको बोलते हैं, तो अवश्य ही जो है दो अंग का स्पर्श होता है। इसी कारण से क ख से लेकर के प फ तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण बोले हैं। फिर से सुन लीजिए, क ख से लेकर के प फ तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण बोला गया। स्पर्श क्यों बोला गया मैंने बता दिया। अब चलिए, अब बात आती है कि कुछ वर्ण ऐसे हैं जिसमें पूरा पूरी स्पर्श नहीं होता है। स्पर्श पूरा पूरी नहीं होता, अर्थात बीच ही में रह जाता है, थोड़ा बहुत होता है, पूर्णतः नहीं सटता है। तो इसको अलग ढंग से माना गया है, अर्थात टच के दृष्टि से, स्पर्श की दृष्टि से इसको योर लव को अलग रखा गया है। योर लव को बोला गया है अंतस्थ वर्ण। कौन वर्ण बोला गया है? यो रो लो व को अंतस्थ वर्ण बोला गया। नाम से ही पता चलता है कि इसका किस तरह से इसका कार्य होगा, बोलने में किस तरह का फंक्शन हुआ होगा। अंतस्थ अर्थात अंदर के, अंतः में सुहा अंदर के, अंदर का जो अंग है वह जो अस्त में अस्थिर रह जाता है, पूरा पूरी नहीं सटता है। तो यो रो लो बोलने में पूरा पूरी जो है कोई भी अंग, जैसे यो बोले तो यो का उच्चारण तो माना गया है तालु से, पूरा पूरी तालु में नहीं सटता है। उसी तरह से अगर रो बोलेंगे तो रो का उच्चारण मूर्धा से होता है, तो पूरा पूरी जो है मूर्धा में जीभ नहीं सटता। रो जैसे टो बोलते हैं पूरा पूरी सट जाता है, तो रो बोलने में पूरा पूरी नहीं सटता है। इसलिए लो का उच्चारण किससे होता है? तो लो का हम बताए थे दंत से होता है, पहले बताए थे। तो दंत से होता है तो लो बोलिए, जैसे तो बोलने में जीभ पूरा पूरी दांत में सट जाता है, वैसे लो बोलने में नहीं सटता है, थोड़े सा टच करता है। और वो के बारे में पहले बताए थे, दंत और होठ दोनों से बोला जाता है, और इसलिए इसका नाम है दंतोष्ठ। क्या नाम है? दंतोष्ठ। तो इस वर्ण के बोलने में भी पूरा पूरी जो है दंत और होठ जो है पूरा पूरी नहीं सटता है, इस कारण से इसको अंतस्थ बोला गया। अंतस्थ
इसका अर्थ हुआ अंदर में जो अंग है उसमें अस्त में होता अस्थिर रह जाता, पूरे नहीं सट पाता है। इसी कारण से इसका नाम हुआ है योरलवा का अंतस्थ वर्ण। कौन वर्ण? अंतस्थ वर्ण। याद कर लीजिए योरलवा को अंतस्थ वर्ण, योरलवा को अंतस्थ वर्ण बोलेंगे। अब है तालब स, मूर्धन स, दन स और ह। क्या सब है? तालब स, मूर्धन स, दन स और ह। देखिए बढ़िया से इसके उच्चारण में, जैसे तालब स बोलेंगे, स बोलते हैं, सुसु की आवाज आती है कि नहीं? ह बोलते हैं। इसमें भी लगता है कि हवा जो है काफी टकरा करके निकल रही है। इस तरह से कोई भी स्व बोलिए तो स्व ही है। तालब स, तालु से उच्चारण होता है, मूर्धन स्व का मूर्धा से उच्चारण होता है, दं स्व का दं से उच्चारण होता है। अगर खाली स्व बोलते हैं स्व तो देखिए किस तरह से हवा निकलती है, उष्म हवा निकलती है। उष्म मतलब गर्म हवा। उस मीन्स गर्म ही होती है, उस मीन्स गर्म, उस मीन्स गर्म, इसलिए इसको उष्म वर्ण बोला गया है। क्यों? इसलिए उष्म वर्ण बोला गया है कि घर्षण करके हवा निकलती है। कैसे? घर्षण करके, अर्थात उष्म हवा निकलती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है उष्म वर्ण। उष्म मीन्स गर्म हवा निकलती है। जब इसको हम लोग बोलते हैं स्व बोलते हैं, देखिए कितना तेज हवा निकलती है। ह इस तरह से हकार की होती है, हा लगता है मुंह से जो है, गला से पूरे जो है हवा एकदम पूरे गर्म निकल रही है, बहुत ज्यादा हवा निकल रही है घर्षण करके। इस कारण से इसका नाम पड़ा है उष्म वर्ण। कौन वर्ण? उष्म वर्ण, क्योंकि इसके उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकलती है। उस मीन्स गर्म होता है, इसके उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकलती है, इसी कारण से इसका नाम उष्म वर्ण पड़ा है। तो समझ गए, योरो लव को हम लोग अंतस्थ वर्ण बोलेंगे, तालब स, मूर्धन स, दं स को क्या बोलेंगे? उष्म वर्ण बोलेंगे। क्लियर हो गया? ये जो है आपको स्पर्श की दृष्टि से 3 तरह का वर्ण हुआ, टच की दृष्टि से। टच, अब समझिए, क ख से लेके मैंने प फ तक के सारे वर्ण को मैंने क्या बताया? स्पर्श वर्ण, क्योंकि इसके बोलने में पूरी जो है जीव का स्पर्श होता है अन अंगों से, यानी तो दूसरे अंग जो है अन अंग से स्पर्श करते हैं। इसी कारण से क ख से लेकर के प फ तक के वर्ण को बोला गया है स्पर्श वर्ण, अर्थात इसमें अंग का टच होता है, 2 अंगों का टचिंग होता है। इसी कारण से क ख से लेके प फ तक के वर्ण को स्पर्श वर्ण बोला गया है, स्पर्श वर्ण। और योरो लव के बोलने में अंग पूरी टच नहीं करता है, थोड़े सा टच करता है, पूर्णतः जो है एक दूसरे को नहीं टच कर पाता है, इसीलिए इसका नाम है अंतस्थ वर्ण। अंतः मतलब हो गया अंदर में जो है अस्थिर रह जाता है, वहां तक पूरा नहीं पहुंच पाता है, थोड़े सा टच करता है, इसी कारण से नाम है इसका अंतस्थ वर्ण योरलव का। अब देखिए तालब स, मूर्धन स, दं स, इसके बोलने में हवा जो है तेजी से ज्यादा हवा, गर्म हवा निकलती है। गर्म को ही हम लोग उष्म बोलते हैं, इसीलिए तालब स, मूर्धन स, दं स का नाम पड़ा है उष्म वर्ण। अब चलिए, अब इसी के हिसाब से अब एक अलग प्रकार का भी वर्ण है, लेकिन इसी वर्ण में खेला है, कहीं अलग जाने की बात नहीं है। इतना भी पूछा, ये संस्कृत और हिंदी दोनों के लिए काम हो रहा है, एकदम दोनों के लिए उपयोगी है। चाहे मैट्रिक का बच्चा अगर है, मैट्रिक के स्टूडेंट है, इसको अगर देखेंगे समझेंगे तो यह आपको संस्कृत में भी काम आएगा और हिंदी में भी काम आएगा, दोनों के लिए फायदेमंद है। ठीक है, अब देखिए एक के साधे सब सधे, एक को पकड़ लीजिए, हिंदी का भी काम हो जाएगा, संस्कृत का भी काम हो जाएगा। अब आगे की बात मैं करता हूं। अब देखिए वायु प्रक्षेप के हिसाब से, प्रक्षेप में होता है बाहर निकलना। प्रोजेक्ट हम लोग पढ़े हैं ना, प्रोजेक्टर अर्थात प्रक्षेपक, बाहर निकाल करके दिखाने वाला। जो रील होता है, जो हम लोग शादी विवाह में देखते हैं, तो वह क्या होता है, आगे पर्दा लगा हुआ रहता है, रील से पर्दा पर जाता है, प्रक्षेप हुआ अर्थात उस पर फेंका गया, उस पर देखा गया, बाहर निकाल करके उस पर डाला गया, उसी से वायु प्रक्षेप। प्रक्षेप में होता है बाहर निकलना। वायु के बाहर निकलने की दृष्टि से, प्रक्षेप की दृष्टि से, वायु प्रक्षेप की दृष्टि से वर्ण जो है 2 प्रकार के हैं। कौन कौन वर्ण है? एक को कहा गया है अल्प प्राण, अल्प प्राण, एक को क्या कहा गया है? अल्प प्राण। तो अल्प प्राण में बाबू क्या सब आया है? योरो लव, ये है, और
महाप्राण में क्या है, तालव स मूर्धन स दन स हो है। और इस बात को बोलने से पहले अंतस्थ जो मैंने बोला था उसमें एक बात जो है, देखिए मैं जो है चुप कर गया था, बोल नहीं पाया, दिमाग से उतर गया, बोल देता हूं। यो और वो को जो है हम लोग, इसको हम लोग सेमी वॉवेल भी बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में W और Y होता है ना सेमी वॉवेल, उसी तरह से यो और वो जो है सेमी वॉवेल है, अर्ध स्वर। इसी को अर्ध स्वर बोलते हैं। किसको किसको, ये यो को और किसको, यो को और वो को, दो ठो वर्ण ऐसा है यो और वो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर। कहीं परीक्षा में आ जाए कि अर्ध स्वर कौन सा वर्ण है, तो आपको दे देगा फ दे देगा, रो दे देगा, मूर्धन स दे देगा, यो दे देगा। आपको किस में चिन्ह लगाना है, किसको रंगना है, यो वाला को, यानी तो और है तो ओ वाला को रंगना है। क्लियर है बात। अब अल्प प्राण और महाप्राण पर हम चल गए थे। अच्छा, पीछे की बात याद आई तो मैं पीछे की बात जो है, कुछ जो छुट्टी हुई बात थी, कहीं हो सकता था आपको एग्जाम में पूछ देता, इसलिए मैंने उस बात को दोहरा दिया। चलिए, अल्प प्राण ये वायु प्रक्षेप की दृष्टि से, वायु प्रक्षेप क्या होता है मैं बता दिया। एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। कितने तरह का वर्ण है, अल्प प्राण और महाप्राण। नाम ही है अल्प प्राण, अल्प मीन्स थोड़ा, अब प्राण से तात्पर्य है प्राण वायु का। हम लोग जो बोलते हैं, जो श्वास लेते हैं, उसको प्राण वायु कहा जाता है। समझे कि नहीं समझे। और उसी वायु के द्वारा उच्चारण भी होता है। अगर दांत हम लोगों का टूट जाए तो पोती के बदला में फोफी करने लगते हैं, पोती नहीं करो फोफी कह देंगे। अब समझिए, दांत से भी उच्चारण होता है, दांत में हवा टकराती है, दांत में जीभ सटता है, इसी मुताबिक जो है उच्चारण होता है। कभी जो है क्या कहते हैं, मूर्धा में सटता है, तब उच्चारण होता है। अब आगे देखिए, हम बोल रहे थे अल्प प्राण। अल्प प्राण में जो हमारे अंदर की जो हवा है, वायु है, वह अल्प मात्रा में निकलती है। अल्प मात्रा में निकलती है, तो जिसके उच्चारण में क्या कहते हैं, अल्प वायु, अल्प हवा, अर्थात थोड़ी सी हवा बाहर हो, यानी थोड़ी सी हवा का उपयोग हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्प प्राण वर्ण। अल्प प्राण वर्ण में क्या सब आएगा, ध्यान दीजिए। आपको ये पहला ये पहला आएगा, तीसरा आएगा और पांचवा आएगा। क्या सब देखें, अल्प प्राण में क्या सब आ रहा है, पहला, तीसरा, पांचवा। तो पहला को हम लोग बढ़िया से ध्यान दीजिए, पहला का जब हम उच्चारण करते हैं, पहला को जब हम लोग देखते हैं और देख करके उच्चारण करते हैं, वैसे भी उच्चारण करते हैं, तो जैसे गौ बोलते हैं, फिर गौ बोलते हैं, फिर गंगा बोलते हैं, इसमें कम वायु का प्रक्षेप होता है, अर्थात कम वायु बाहर निकलती है। इसी कारण से अल्प वायु बाहर निकलने के कारण कम का अर्थ होता है अल्प, इसी कारण से इसको अल्प प्राण कहा गया। को और अंगा क्या है, अल्प प्राण वर्ण है, इसको अल्प प्राण बोला गया है, क्योंकि वायु का प्रक्षेप कम होता है, प्रक्षेप में होता है बाहर निकलना। उसी तरह से इसमें भी चो, जो, ये क्या हो जाएगा आपको, अल्प प्राण वर्ण। फिर इसमें आइए टो, डो और उसके बाद नो, पहला, तीसरा, पांचवा, ये भी अल्प प्राण है। अगर पूछा जाएगा अल्प प्राण वर्ण को बताएं, आपको आ जाएगा छो, आ जाएगा ढो, आ जाएगा धो, आ जाएगा, एक जगह जो है जो आ जाएगा। तो किसमें चिन्ह मारेंगे, किसको रंगेंगे, जो वाला को रंगेंगे। अब फिर देख लीजिए, अब इसमें भी आइए पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या हो गया, अल्प प्राण वर्ण। फिर यहां पर पो, बो, मो, पांचवा है कि नहीं है, ये सब अल्प प्राण वर्ण है। कौन वर्ण है, अल्प प्राण। ध्यान रखिए इस बात को। अब समझ गए बात, अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होगा, पहला अर्थात प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का, इसको हम लोग को वाला है,
को क्लास का है, इसको कवर्ग पढ़ेंगे, इसको चवर्ग पढ़ते हैं, इसको टवर्ग पढ़ते हैं, इसको तवर्ग पढ़ते हैं, इसको पवर्ग बोलते हैं, क्योंकि पो के क्लास में है, पो के वर्ग में है, पो के कक्षा में ये सब है, इसलिए नाम इसका पड़ा पवर्ग। पो वर्ग, वर्ग मींस कक्षा, पो के कक्षा में है। तो देखिए, तो किसी भी वर्ग का, चाहे कवर्ग हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, तवर्ग हो, पवर्ग हो, ये सब का पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है? अल्प प्राण वर्ण कहलाता है ये सब। और इसमें भी पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। इसमें भी टो, डो, नो क्या होगा? अल्प प्राण। इसमें भी चलिए तो, दो, दंत नो, ये क्या होगा? अल्प प्राण। इसमें भी पो, बो, मो क्या होगा? अल्प प्राण। इस तरह से 2 बार 3 बार देखेंगे आपको दिमाग में घुस जाएगा। प्रथम, तीसरा और पांचवा, इसको अल्प प्राण कहते हैं। अब समझिए, जब प्रथम, तीसरा, पांचवा हो गया बाबू, अब बचा क्या? अब बचा क्या बचा है? दिमाग लगाइए आप लोग। दूसरा, चौथा ना बचा है, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। महाप्राण क्या होता है? जिसमें महा में होता है ज्यादा, बहुत बड़ा। विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय से बड़ा होता है ना महाविद्यालय, कॉलेज जिसको बोलते हैं। उसी तरह से अल्प प्राण, महाप्राण। महा का अर्थ होता है जिसमें वायु का प्रक्षेप ज्यादा हो, अधिक हो, उसको हम लोग बोलेंगे महाप्राण वर्ण। कौन वर्ण बोलेंगे? महाप्राण। प्राण का अर्थ बताइए कि प्राण वायु से तात्पर्य है यहाँ। हम जो श्वास लेते हैं, उस वायु का जो उपयोग होता है बोलने में, उच्चारण में, उसी को कहा गया है प्राण वायु। अल्प प्राण तो बता दिए, अब है महाप्राण। महाप्राण में क्या सब बच गया? सोचिए, महाप्राण में बच गया है आपको दूसरा, चौथा, अर्थात खो हो गया, घो हो गया, क्या हो जाएगा? महाप्राण। फिर यहाँ पर छ हो गया, झ हो गया, क्या हो जाएगा? महाप्राण। यहाँ क्या? ठो हो जाएगा, ढो हो जाएगा, महाप्राण। यहाँ थो और धो क्या हो जाएगा? महाप्राण। यहाँ फो और भो क्या हो जाएगा? महाप्राण। यहाँ अब चलिए, अब तो इतना बात जान गए अल्प प्राण और महाप्राण क्या है। ये तो हम क ख से लेके प फ तक बता दिए। अब देखिए, यहाँ भी ये जो है 2 ठो मुल्ला बचा हुआ है, 2 ग्रुप, योरलवा और तालव समूर्धन सदन सह। इसको भी अलग से लिखा गया है। देखिए, इसका अलग है, इसका अलग है। इसमें भी कुछ राज है, अलग है बेचारा दोनों, इसलिए अलग लिखे हैं। दोनों बेचारा अलग ग्रुप का है, इसलिए अलग अलग लिखा गया है। 4 गो अलग, 4 ठो अलग। अब देखिए, अल्प प्राण जो है आपका, उसमें आपका योरलवा आता है। महाप्राण में आपका तालव समूर्धन सदन सह आता है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि योरलव, इसका उच्चारण जब हम करेंगे, इसमें वायु का प्रक्षेप कम होगा, अर्थात कम मात्रा में वायु का उपयोग होता है, कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है मुंह से। और जब तालव समूर्धन सदन स का हम उच्चारण, ह का उच्चारण करते हैं, तो इसमें क्या होता है? इसमें हवा मुंह से ज्यादा निकलती है, प्राण वायु ज्यादा निकलती है। इसी कारण से इसको हम लोग क्या बोले हैं? इसको बोले हैं महाप्राण, इसको बोले हैं अल्प प्राण, इसको बोले हैं हम लोग अल्प प्राण, इसको अल्प प्राण बोला गया है। समझ गए बात को? इसको क्या बोला गया है? महाप्राण, इसको महाप्राण बोला गया है। समझ गए बात को? अब कहिएगा सर जी कैसे उच्चारण में हो जाता है? अच्छा, को बोलते हैं और खो बोलते हैं, देखिए तो ज्यादा इसमें हवा निकलती है कि नहीं। गो बोलते हैं तो कम हवा, घो बोलते हैं ज्यादा हवा निकलती है ना। अर्थात दूसरा, चौथा उच्चारण में हवा ज्यादा निकलती है, इसलिए इसको हम लोग महाप्राण बोले। अब पहला, तीसरा, पांचवा के उच्चारण में हवा कम निकलती है, प्राण वायु का कम उपयोग होता है, कम प्रक्षेप होता है। इसी कारण से पहला, तीसरा, पांचवा को बोले हैं अल्प प्राण, कम होता है। और खो और घो बोलने में ज्यादा होता है, इसी कारण से इसको हम लोग बोले हैं महाप्राण। अल्प प्राण में यहाँ पर और क्या आ गया आपका? योरलव और तालव समूर्धन सदन सह। एक तरफ ऊपर में स्पर्श की दृष्टि से भी इसको हम लोग क्या बोले थे? अंतस्थ वर्ण। इसको क्या बोले थे? उष्म वर्ण, उस स्पर्श की दृष्टि से। यहाँ वायु प्रक्षेप की दृष्टि से इसको क्या बोले हैं? योरलव को अल्प प्राण, और इसको क्या बोले हैं? महाप्राण। इसमें स्पर्श की दृष्टिकोण से इसको बोला गया था पहले अंतस्थ वर्ण, और तालव समूर्धन सदन सह को क्या बोले थे? उष्म वर्ण। लेकिन इसके दृष्टि से कम वायु के प्रक्षेप, ज्यादा वायु के प्रक्षेप के दृष्टिकोण से इसको बोला गया अल्प प्राण, इसको बोला गया महाप्राण। अंतर यही है और कोई अंतर नहीं है।
अब देखिए एक ठो बात और रह गया है, इसको भी ले लीजिए, क्यों ये दूसरा वीडियो हम बनाएंगे, और थोड़ा सा आप लोग जो है धैर्य रखिए, थोड़ी देर ज्यादा देख लीजिए तो काम एक ही वीडियो में चल जाएगा। और इसके सिवा आपको कहीं कुछ जो है वर्ण में ज्यादा नहीं पूछेगा, एक आध ठो बात है जो बाद में हम बता देंगे। लेकिन इसको आप जो पहले जो हम पहला वीडियो वर्ण पर बनाए थे, फिर दूसरा वीडियो जो वर्ण पर बनाए थे, और तीसरा वीडियो जो वर्ण पर है, इसको देख लीजिए, एकदम पक्का 100% गारंटी है। मैट्रिक के स्टूडेंट हो चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो, अवश्य ही आपके एग्जाम में यह आएगा और आराम से आप जो है इसको हिट करके आएंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, गौर से सुन लीजिए। देखिए एक तरफ से और है घोष वर्ण, नाम ही है घोष। घोष मतलब होता है बार बार घोषणा, बार बार घोषणा। इसका नाम घोष क्यों पड़ा है जानते हैं? इसलिए नाम पड़ा है इसका घोष वर्ण कि इसको बोलने में जो है स्वर यंत्र जो है, स्वर तंत्र जो है झंकृत होता है, कंपन करता है। तो कंपन करने का मतलब क्या है? बार बार कंपन होना, बार बार हिलना। तो जब बार बार कंपन कर रहा है, जैसे घंटी को बजा देते हैं, एक बार रहते खन करता है तो थोड़ा देर खन करते रह जाता है, कि नहीं करता है, हथौड़ी को हटा भी लेते हैं फिर भी। उसी तरह से इस वर्ण का जब हम लोग उच्चारण करते हैं बाबू, तो क्या होता है, एक बार यह बोलते हैं लगता है कुछ देर तक जो है कंपन तंत्र जो है करते रहता है। यंत्र जो है, स्वर का यंत्र हमारे मुंह में, गला में कंपन करते रह जाता है, इसीलिए इसको बोला गया है घोष वर्ण। कंपन का मतलब होता है बार बार होना, बार बार होना को हम लोग कहता है घोष, घोषणा, बार बार घोषणा, एक ही चीज हो रहा है बार बार, इसीलिए नाम है घोष वर्ण। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में क्या होता है, बार बार जो है स्वर तंत्र जो है कंपन करता है। स्वर का तंत्र में होता है सिस्टम, स्वर का जो साउंड का जो सिस्टम है वो बार बार कंपन करता है, इसलिए नाम पड़ा है इसका घोष वर्ण। इसमें क्या है, य र ल व हो। देखिए पहले जो आपका जो था महाप्राण वाला हो, पहले हम अंतस्थ वर्ण में बताए थे य र ल व, और उष्म वर्ण में बताए थे तालव स मूर्धन स दंश हो। लेकिन इसमें देखिए अंतस्थ वर्ण का तो य र ल व चला ही आया, और साइड से ये जो है उस वर्ण का भी हो पहुंच गया है। क्योंकि जब भी हो बोलेंगे तो लगता है गड़गड़ा जाता है, 2-3 बार लगता है कंपन हो रहा है। इसी कारण से ये अंतस्थ वर्ण वाला जो है य र ल व, य र ल व, इसका भी जो है इस ग्रुप का एक तो उस वर्ण का भी ग्रुप का चल गया है उसमें, तो य र ल व हो, इसको कहेंगे घोष वर्ण। और थर्ड फोर्थ फिफ्थ समझे, है यहां से है यहां तक जो है ना, तीसरा से लेकर के क्या कहते हैं, क्या है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अर्थात तीसरा से लेकर के तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, यहां तक ये क्या हो गया आपका घोष हो गया। ये सब क्या हो गया, घोष हो गया। यहां भी तीसरा चौथा पांचवा घोष हो जाएगा, यहां भी तीसरा चौथा पांचवा घोष हो जाएगा, यहां भी तीसरा चौथा पांचवा घोष हो जाएगा, यह भी तीसरा चौथा पांचवा घोष हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये ग्रुप किसका हो गया, ये सब जो है यहां से लेके यहां तक किसका ग्रुप हो गया, ये टोटल आपका ग्रुप जो है घोष का हो गया। यहां तक मुंह तक ये हो गया आपका घोष का ग्रुप। किसका ग्रुप, घोष का ग्रुप हो गया। अर्थात कहने का अर्थ है जब हम लोग तीसरा गो भ अंग, ज झ या, ड ढ न, द ध न, बो भ म, इसका उच्चारण करेंगे, इसमें क्या होता है, स्वर तंत्र जो है झंकृत होगा, कंपन करेगा, बार बार रिपीट करता है साउंड को, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, घोष वर्ण। लिखा हुआ है यहाँ पर, लिख भी दिए हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ। देखिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हुआ कि नहीं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, अर्थात तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, ये सब वर्ण क्या हो गया, घोष वर्ण। और य र ल व जो अंतस्थ था, एक तो किस में से चल गया था, उसमें से भी चल गया है। अब जो शेष बच गया तो क्लियर है, जब आप घोष जान गए तो अघोष भी जान जाएंगे। और घोष का उल्टा क्या होता है, अघोष, जिसमें बार बार कंपन नहीं हो, बार बार घोषा नहीं जाए, बार बार रिपीट नहीं हो, उसको हम लोग अघोष बोलेंगे। अर्थात तालव स्वर मूर्धन स्वर दंश स्वर बोलने में जो है स्वर तंत्र झंकृत नहीं होता है, कंपन नहीं करता है। कंपन जब भी होगा तो बार बार होगा। तो समझ गए ना, कंपन का अर्थ ही होता है कुछ का बार बार आवृत्ति करना, बार बार हिलना, बार बार झंकृत होना। तो अघोष में क्या सब आ गया, तालव स मूर्धन स दंश। तो यहाँ तो देखिए तालव स मूर्धन स दंश, तालव स मूर्धन स दंश, ये सब अघोष है। ये सब क्या है,
अघोष है। तालब स मूर्धन स दंत स क्या हो गया? अघोष। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अघोष। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अघोष। अब देखिए तो घोष में अघोष हुआ था ना घोष, तो इसके बाद बचा क्या? तालब स मूर्धन स दने सन बचा दिए, हो गया अघोष। और इधर क्या छूटा है? देखिए तो कोको से लेके पोपो तक में इसमें छूटा है आपका तीसरा चौथा पांचवा, सब तो घोष हो गया था। तो इधर अब क्या बच गया? इधर तो आपका जो है यही न बचा है, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा। ये क्या हो जाएगा? सब ये सब अघोष हो जाएगा। ये सब क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। समझ गए बात को? इसमें कहीं कोई दिक्कत? फिर से सुन लीजिए, घोष क्या होगा? घोष में आपको अंतस्थ बना योरलव आ जाएगा और इसका जो है वो चल जाएगा इसमें, किसमें? घोष में। इसके बाद तीसरा चौथा पांचवा सब घोष हो गया। और उसके बाद अघोष क्या होगा? अघोष में जो छूट गया वही अघोष होगा। इसमें कहने की कौन बात है? इसमें कहने की कोई बात है? कुछ नहीं बात है। अघोष क्या सब होगा? तालब स मूर्धन स दंत स, और उसके बाद पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सब क्या हो जाएगा? अघोष हो जाएगा। इतनी बात को आप बढ़िया से देख लीजिए, समझ जाइए, क्वेश्चन आउट है, आपको यही आएगा। तो बताइए, जब क्वेश्चन आउट है, अरे पागल को भी कह देंगे तो रात में जो है ना बेचारा 2 घंटा के बदला 4 घंटा पढ़ लेगा, कहेगा यही लिखना है। क्यों नहीं पढ़ेगा? आराम से पढ़ लेगा और जा करके एग्जाम फाइट कर देगा, बढ़िया से हिट कर जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को हिट करके आएगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं कहूंगा सेट द टारगेट एंड हिट द टारगेट। लक्ष्य बनाओ, बेट डालो, छोड़ो मत। वीडियो को एकदम जो है देखते रहना है और अच्छा से अच्छा मार्क आपको एग्जाम में लाना है। चलिए, धन्यवाद।